नमस्कार। हम अनुवाद एक विधा के रूप में कैसे छात्रों के रोजगार का एक साधन हो सकता है, कैसे इसको पढ़ के रोजगार की संभावनाओं को तलाशा जा सकता है, या ऐसे लोग जो दूसरे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं के पास समय हो, वह स्वतंत्र अनुवादक बनकर, स्वतंत्र भाषा विश्लेषक बनकर काम कर सकते हैं। इन्हीं संभावनाओं पर बहुत सामान्य भाषा में यह बातचीत आपके सामने रख रहे हैं। जैसा कि स्पष्ट है, अनुवाद आज भी हजारों लाखों लोगों के रोजगार का एक साधन है और ढेर सारे लोग इसमें चाहे अनुवाद पढ़ करके या अनुवाद की विधा को सीख करके, सीख के कहने का मेरा तात्पर्य है कि दो भाषा जानते हैं और उसकी स्रोत भाषा अलग भाषा के तकनीकी पक्षों को समझते हैं, तो लोग अनुवाद करते रहे और कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। इन पूरी संभावनाओं पे अनुवाद को कैसे देखा जा सकता है, इसी पे हम बात करते हैं। अनुवाद व्यक्तियों व्यक्तियों दो समाजों और अंततः दो देशों को जोड़ता। अनुवाद एक विधा के रूप में बहुत पुराना, एक काम चलाऊ प्रक्रिया के रूप में यह उतना पुराना है जितना मानव सभ्यता है। मानव सभ्यता के साथ ही भाषिक एक्सप्रेशन शुरू हो गए थे और उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए अनुवाद का सहारा लिया गया। यह अलग बात है कि हम बाद में उसे कहने लगे कि यह अनुवाद है। काम करना वह तब से शुरू कर दिया है जब से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई थी। तो अनुवाद दो समाजों और दो देशों को जोड़ता है। समाजों, एक देश में ही कितने भाषिक समुदाय हो सकते हैं और उन दोनों को जोड़ता है। बहुभाषिकता किसी समाज, किसी देश की संपत्ति होती है, लेकिन इन संपत्ति और विविधता के बीच परस्पर जरूरतों की बातें भी होती हैं और परस्पर संवाद की स्थिति बनती है। यह संवाद, यह जोड़ने का काम अनुवाद के माध्यम से ही होता। विदेशी व्यापार आज की अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य सच्चाई है और यह सब कुछ तभी संभव हो पाता है जब हम अनुवादक की सहायता लेते हैं। अनुवादक के बिना हम विपरीत स्वभाव की भाषाओं के बीच संबंध स्थापित नहीं कर पाते। भारत और चाइना के संबंध में भारत की भाषाएं और चीन की भाषा परस्पर विपरीत स्वभाव की भाषा, लेकिन यह इंटरप्रेटर काम करता है जो दोनों भाषाओं को जानता है। तो कहने का आशय यह है कि बिना अनुवादक के हम आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था के बारे में सोच भी नहीं सकते। यहां तक भी कहा जाना चाहिए कि भूमंडलीकरण का सबसे बड़ा आधार अनुवाद रहा। आज के समय में इसमें इंटरनेट जोड़ा जा सकता है, हवाई जहाज जोड़ी जा सकती है, लेकिन अपनी पुरानी व्यवस्था में, अपने शुरुआती चरण में अनुवाद ही मंडलीकरण का सबसे बड़ा आधार रहा।
मनुष्य की रचनात्मकता किसी एक भाषा में अभिव्यक्त होती है और वह रचनात्मकता, वह अभिव्यक्ति किसी बड़ी भाषा से छोटी नहीं होती। भाषा यह है कि रचनात्मकता ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंग्रेजी में होती है या फ्रेंच में हुई है या स्पेनिश में हुई है। रचनात्मकता भारत के संबलपुरी में भी हलधर नाग पैदा हो सकते हैं, खासी में भी कोई बढ़िया कहानी हो सकती है। तो अब उड़ीसा के हलधर नाग को दूसरे समाज तक पहुंचना है, उनके साहित्य का अनुवाद करना पड़ेगा भाषाओं। तो पाठक, जैसा कि अभी मैंने लिए अनुवाद ही साहित्य को व्यक्तिगत रूप से एक लेखक के लिए भी जरूरी है जितना कि पाठक के लिए जरूरी है। कितना हूं बढ़िया साहित्य रच दें तो हमारी पूरी व्याप्ति उस भाषिक समाज तक सीमित रहेगी, लेकिन अनुवाद के माध्यम से हम दूसरे समाजों तक, दूसरे भाषिक समूहों तक पहुंचते हैं। एक व्यक्ति के रूप में लेखक की प्रसिद्धि, उसकी व्याप्ति, उसकी कही गई बातों को आगे बढ़ाने का जरिया अनुवाद है। कहने का आशय यह है कि चिनुआ अचेबे को आज विश्व भर में इसलिए पढ़ा जा रहा है, उनकी रचनाओं का अनुवाद अंग्रेजी में हुआ। दूसरी तरफ हम इधर से भी देख सकते हैं कि भारत की पाणिनि या पतंजलि की रचनाएं विदेशों में तभी पहुंच पाई क्योंकि उसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। खुद नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कृति जिसपे उनको नोबेल मिला था, गीतांजलि, वह भी अनुवाद के माध्यम से ही वहां तक पहुंची थी, क्योंकि मूलतः गीतांजलि बांग्ला में लिखी गई थी। चिंतन प्रक्रिया के रूप में हमने देरिदा को देख लिया है और उसके बाद यह स्वीकार करना या आसपास के अनुभवों से भी हम देख सकते हैं कि हम मूल रूप से लगातार विखंडित हो रहा है, चाहे विश्व के भूगोल के रूप में हो, समुदाय के रूप में हो, धर्म के रूप में हो, जाति के रूप में हो, परिवार के रूप में हो। लगातार घर में दीवारें बढ़ रही हैं, आंगन के बंटवारे हो रहे हैं, विश्व स्तर पे फेंसिंग बन रहे हैं, अब तो लेजर और रोबोटिक्स भी सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए लग रहे हैं। यह सब कुछ बांटने के लिए हो रहा। इसके पीछे के सोशियो पॉलिटिक्स पे हम नहीं जाते हैं। कहने का आशय यह है कि हम लगातार बट रहे हैं एक व्यक्ति के रूप में, एक समाज के रूप में। इन तमाम नकारात्मक स्थितियों में अनुवाद को हम देखते हैं, यह जोड़ने का काम करता है, चाहे वह दो भाषिक समुदाय हो या दो परस्पर विरोधी स्वभाव की भाषाओं वाला देश हो। अनुवाद जोड़ता है और जोड़ना प्राय सुखद होता है जो अनुवाद करता है। अनुवादक होने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है? अनुवाद की पूरी प्रक्रिया ही मूलतः द्विभाषिक होती है। एक सक्षम अनुवादक के लिए पहली जरूरत यह है कि कम से कम दो भाषा जाने। एक भाषा तो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से जानता है कि उसकी अपनी भाषा होती है, लेकिन साथ साथ एक और भाषा कम से कम सीखनी पड़ेगी, तभी वह अनुवादक बनने के बारे में सोच भी सकता। और
किसी जैसे किसी की भाषा पहली भाषा हिंदी है, तो हिंदी के अलावा वो अंग्रेजी सीख कर हिंदी अंग्रेजी अनुवाद कर सकता है, चाहे हिंदी से अंग्रेजी कर सकता है या अंग्रेजी से हिंदी कर सकता है। लेकिन वही किसी जापानीज इंग्लिश में अनुवाद करना है तो उसको जापानीज भी सीखना पड़ेगा और इंग्लिश भी सीखना पड़ेगा। तो वह कितनी भाषाएं जानता है इस पर निर्भर करेगा कि वो कितनी भाषाओं में अनुवाद कर सकता है। लेकिन मूल रूप से कम द्विभाषी होना चाहिए। अनुवाद हम किस विषय के की रचना का करने जा रहे हैं उस विषय की भी जानकारी होनी चाहिए। तो सिर्फ दो भाषा जानकर कोई अच्छा अनुवादक नहीं बन सकता। जैसे साहित्य के क्षेत्र का किसी साहित्यिक कृति का अनुवाद करना हो तो हमको उसकी भाषा जानना यह तो पहली जरूरत है, लेकिन हमारे अंदर वह साहित्यिक समझ भी होनी चाहिए जिसके आधार पर हम उस टेक्स्ट में, उस कहानी में, उस कविता में कहा क्या गया, उसके अभिप्राय क्या है, वहां तक पहुंच पाए, तभी हम लक्ष्य भाषा में उसका उसी भाव में अनुवाद कर पाते। चाहे साइंस की कोई रचना हो, ये जो हमको बायोकेमिस्ट्री की किसी पुस्तक का, किसी लेख का अनुवाद करना हो, तो हमारी समझ कम से कम बायोकेमिस्ट्री की होनी चाहिए, तभी हम उसमें अभिव्यक्त भाव लक्ष्य भाषा में अनुवाद कर पाए। कहने का मतलब यह है कि सिर्फ दो भाषा जरूरी नहीं है, वह तकनीकी पक्ष की भी जानकारी होनी चाहिए, जिससे हम स्रोत भाषा के मूल भाव तक पहुंच पाए और लक्ष्य भाषा के मूल अभिव्यक्ति तक बात पहुंचा पाए। जैसा हम जानते हैं और यह स्वाभाविक भी है कि आज का समय विशेषज्ञता का दौर है। वो एक लंबा दौर था जब बीए में हिंदी पढ़कर, एमए हिंदी करके लोग अच्छे पत्रकार हुए हैं और पत्रकारिता किए हैं, शानदार पत्रकारिता की है। लेकिन आज के दौर में वह पत्रकारिता सिर्फ एमए हिंदी या एमए अंग्रेजी करके संबंधित भाषा में पत्रकार बनना उतना आसान नहीं रहा। इसी तरह अनुवाद के क्षेत्र में भी यदि हम अपने कौशल के आधार पर अनुवादक बन गए हैं, बने हैं, बन सकते हैं, वह ठीक है। लेकिन एक विधा के रूप में ये जो हम अनुवाद को पढ़ लेते हैं तो हमारी विशेषज्ञता का जो क्षेत्र है वह और मजबूत होगा। मजबूत होने का आशय यह है मेरा कि अनुवाद निहायत तकनीकी काम है और उन तकनीकियों को एक कोर्स के रूप में पढ़ लेने से हमारा आत्मविश्वास सामान्य किसी अनुवादक से अच्छा हो सकता है। जैसा कि शुरू में ही मैंने कहा था कि रोजगार की संभावनाओं के हिसाब से ही हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसके कई तकनीकी पक्ष हैं। जैसे किसी सरकारी ऑफिस में हमको अनुवादक बनना है तो के आधार पे हमने बीए किया है, किस आधार पे एमए किया है, यह जरूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम उन तकनीकी बाध्यताओं को छोड़कर सरकारी अनुवादक हो सकते हैं। स्वतंत्र अनुवादक
हो सकते हैं, वो स्किल का मामला है। लेकिन जब एक अनुवादक के रूप में किसी सरकारी प्रतिष्ठान की कंपटीशन को पार करना है, फर्म अप्लाई करना है, तो वह कॉम्बिनेशन जो जरूरी है वह होना चाहिए। और तमाम तकनीकी पक्षों से इतर अनुवाद बहुत ही मेहनत का काम है। इसमें धैर्य की जरूरत पड़ती है, उस टेक्स्ट में डूबना पड़ता है। तो उस पूरी प्रक्रिया से जुड़ने का एक बहुत बड़ा आपके पास लक्ष्य होना चाहिए। ये जो अनुवादक बनना है, तो एक सपना होना चाहिए। बिना एक बड़े सपने के अनुवादक बनना आसान नहीं है, क्योंकि ढेर सारे लोगों को यह एक बोरिंग काम लगता है, ढेर सारे लोगों को थकाऊ काम लगता है। लेकिन इन सबसे परे जो उसमें डूब गया है, उसने उस पूरे जीवन का आनंद लिया है और अनुवाद एक अनुवादक के रूप में अपनी प्रसिद्धि पाई है। तो तकनीकी पक्षों के अलावा आपके अंदर से वह डेडिकेशन होना चाहिए कि हमको अनुवाद के रूप में, अनुवादक के रूप में जुड़ना है और अनुवाद के हिसाब से अपना करियर बनाना है। मैंने कहा, सामान्य तौर पर यह जो उम्मीद की जाती है कि उस व्यक्ति का जिसको सरकारी नौकरी के हिसाब से अनुवादक बनना है, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर ट्रांसलेटर या राजभाषा अधिकारी, उसका बीए में हिंदी अंग्रेजी दोनों सब्जेक्ट हो तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। उसके बाद एमए हिंदी या अंग्रेजी हो, और अलग अलग संस्थाएं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो परीक्षाएं आयोजित करता है वह और कुछ भी शर्तें रखता है। चाहे जो भारत सरकार की नवरत्न कंपनियां हैं वह कुछ अलग रखती हैं, चाहे विश्वविद्यालयों में, दूसरे कार्यालयों में, मंत्रालयों में जो अनुवादक रखे जाते हैं उसमें कुछ कुछ थोड़ा बहुत जोड़ा घटाया गया है एकेडमिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेकिन ओवरऑल यदि जो किसी व्यक्ति का बीए में हिंदी और अंग्रेजी, साथ में एमए हिंदी या अंग्रेजी में है, तो वह प्रायः हर जगह क्वालिफाई कर सकता है। और दूसरी जरूरतें हैं वह उस पर निर्भर करती हैं कि वह संस्थान क्या अपनी विज्ञप्ति में लिखता है, वह क्या क्राइटेरिया डिफाइन किया। किस किस तरह की नौकरी की संभावना है अनुवाद को पढ़ने के बाद। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं, अनुवादक बनने की प्रक्रिया ही आदमी को दो भाषाएं सीखने के लिए मजबूर करता है या सीख जाता है। उस हिसाब से, क्योंकि एक आदमी के पास कम से कम दो भाषाओं की दक्षता होती है, तो वह उन भाषाओं से जुड़े हुए रिसर्च का एक बहुत बढ़िया रिसर्चर बन सकता है। ट्रांसलेटर चाहे वो संस्थानिक रूप से हो या स्वतंत्र हो बन सकता है, इंटरप्रेटर बन सकता है। एक निश्चित संख्या के कार्यालय में हिंदी सेल होता है और हर हिंदी सेल में कम से कम एक राजभाषा अधिकारी और एक अनुवादक निश्चित रूप से होता है। यह
कई संस्थाओं में हिंदी राजभाषा के असिस्टेंट रजिस्ट्रार, राजभाषा के मैनेजर, जनरल मैनेजर तक लोग होते हैं। तो यह सरकारी संस्थाओं में, सरकारी कार्यालयों में जहां हिंदी सेल स्वाभाविक रूप से एग्जिस्ट करता है, वहां राजभाषा अधिकारी के रूप में, अनुवादक के रूप में जॉब होते हैं। ट्रांसलेशन में दक्ष आदमी, ट्रांसलेशन की पूरी प्रक्रिया से जुड़ा हुआ अनुभवी आदमी ही ट्रांसलेशन का रिव्यू कर सकता है। मतलब किसी ने ट्रांसलेशन कर रखा है, उसको चेक करने का काम भी वही आदमी कर सकता है जो ट्रांसलेशन की तकनीकी पक्षों को अच्छी तरह से समझ सकता है। तो ट्रांसलेशन रिव्यूअर का भी एक काम होता है इस क्षेत्र में। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि अनुवादक होने की मूल शर्त है कि दो भाषाओं की जानकारी उसके पास हो। तो एकेडमिक क्षेत्र में भी शिक्षकों की नियुक्ति ट्रांसलेशन में होती है। ट्रांसलेशन एक विधा के रूप में स्थापित हो चुका है। तुलनात्मक साहित्य, क्योंकि वह व्यक्ति दो भाषा जानता है, तो दो भाषाओं के साहित्य को तुलनात्मक रूप से देखने का काम कर सकता है। उसकी विशेषज्ञता की भी जरूरत होती है। कंट्रास्टिव एनालिसिस मतलब व्यतिरेकी विश्लेषण की विशेषज्ञता के भी पद विज्ञापित होते हैं। इसमें आदमी ट्रांसलेशन के अनुभवों से एक भाषा के मिलते जुलते और विपरीत होते भावों को विश्लेषित करने का काम कर सकता है। वह एक जॉब होती है और ट्रांसलेशन में दीक्षित आदमी इससे वो बेहतर तरीके से कर सकता है बजाय कि कोई सामान्य आदमी। इसी भाषा में पारंगत होने से आज के दौर में लैंग्वेज विश्लेषक के भी पद आ रहे हैं ओपन मार्केट में। एक उदाहरण के तौर पे बताऊं तो जो नया समाज हमने बनाया है, उसमें सीसीटीवी कैमरा से तमाम वीडियो आ रहे हैं, उससे अपराधी पकड़े जा रहे हैं, उससे उन्हीं वीडियो के आधार में कोर्ट में प्रस्तुत किए जा रहे हैं साक्ष्य। लेकिन कल्पना कीजिए कि सीसीटीवी कैमरा का रिकॉर्डिंग बहुत दूर से लिया गया है और प्रायः सीसीटीवी में आवाज नहीं होती है, तो आदमी क्या बात कर रहा है और उसके ओठ के क्या किस स्तर पे उसके ओठ काम कर रहे हैं, उसके घूमने, मुंह के हिलने के आधार पे एक आदमी जो उस भाषा को जानता है तो कम से कम बेसिक तौर पे, पूरा तो नहीं हो सकता लेकिन बेसिक तौर पे कुछ पक्ष उसका विश्लेषित कर सकता है। जैसे फॉरेंसिक लिंग्विस्टिक्स का पूरा क्षेत्र ही इसी पे काम करता है कि किसी ने सुसाइड नोट लिखा है तो आदमी जो उस भाषा को समझता है वह उसको अच्छी तरह से विश्लेषित कर पाएगा। जो उनकी तकनीकी चीजों को समझ सकता है वही उसको अच्छी तरह से व्याख्यायित कर सकता है। तो कहने का आशय है कि अनुवादक बनने की प्रक्रिया में वह ट्रेनिंग मिल जाती है कि किसी व्यक्ति को वह उस भाषा के इन पक्षों की भी जानकारी हो जाती है। तो इस क्षेत्र में भी आदमी आज कम है, लेकिन आने वाले दौर में इसकी व्यापकता बढ़ेगी, तब रोजगार की वह भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र होगा। अब
हम देखते हैं कि किन किन क्षेत्रों में अनुवादक की जरूरत पड़ती है। एक तो बेसिक है कि फ्रीलांसर आप काम कर सकते हैं, और फ्रीलांसर होने के लिए यह जरूरी नहीं है कि आप एमए किए हों, डिप्लोमा किए हों, वह तो स्किल का मामला है। और आप किसी दो भाषाओं को जानते हैं या उस अनुवाद के प्रयोग क्षेत्र विशेष में आपने प्रसिद्धि पाई है, तो ढेर सारी कंपनियां आपको ऑफर करती हैं कि आप मेरा अनुवाद कर लीजिए, और उसी के आधार पे उसके रिव्यूअर भी बनते हैं। तो पढ़े लिखे हैं तो अच्छा है, और जो लोग स्किल के आधार पे कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि पढ़ा लिखा आदमी, अनुवाद कोश तकनीक की न्यूनतम पक्षों को समझने वाला आदमी बेहतर अनुवादक बन सकता है, और उसको एज ए फ्रीलांस काम करने के लिए ओपन मार्केट है। और आज के डेट में ढेर सारी कंपनियां आपको ईमेल भेज के और डाटाबेस बनाती हैं कि आप आइए हमारे यहाँ जुड़िए, और ज़रूरत के हिसाब से इस विशेषज्ञता के प्रयोग क्षेत्र के आधार पे आपको अनुवाद का काम दिया जाएगा। मैंने कहा कि एक निश्चित संख्या होने की स्थिति में सरकारी कार्यालयों में हिंदी सेल होता है, और उसमें रोजगार की संभावनाएं अस्थायी सेवा देने की स्थिति में बहुत बड़ा रोजगार का क्षेत्र है। और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से हो या संस्थाओं की अपनी परीक्षा के माध्यम से हो, वहां रोजगार की बेहतर संभावना है। ढेर सारी शोध संस्थाएं भाषाओं के पक्ष पे काम करती हैं, वह चाहे सरकारी हो या निजी संस्थाएं भी हैं। तो उसमें आदमी पूरी तरह से जो प्रशिक्षित हैं उस विधा में, अनुवाद में, जैसे भारतीय भाषा संस्थान मैसूर का एक प्रभाग है नेशनल ट्रांसलेशन मिशन, एनटीएम, वह ढेर सारे अनुवाद करवाता है, और वहां बेहतर जॉब की संभावनाएं होती हैं। चाहे प्राइवेट संस्थाएं, जैसे मैंने कहा कि वह भाषाओं पर रिसर्च करती हैं, वह आपको जोड़ती हैं अपने कामों से और सैलरी देती हैं। कि मैंने पहले भी कहा कि एकेडमिक्स का एक व्यापक क्षेत्र उभर रहा है, और वह न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी है, और वहाँ रोजगार की संभावनाएं लगातार बनी रही हैं। और जैसे विदेश के ढेर सारे विश्वविद्यालयों में इंडोलॉजी डिपार्टमेंट होते हैं, वहाँ जो भारत की भाषाओं के आधार पे आप अंग्रेजी को भी जानते हैं, और एक असिस्टेंट प्रोफेसर की बनने की योग्यता जो उस संस्था के हिसाब से बना है वह पार करते हैं, तो रोजगार की संभावना न सिर्फ देश में है बल्कि विदेशों में भी। मीडिया हाउसेस में भी अनुवादकों की जरूरत होती है, दो भाषियों की जरूरत होती है, इंटरप्रेटर की जरूरत होती है, क्योंकि भूमंडलीकृत समाज में ये जो रूस और यूक्रेन की लड़ाई का कोई न्यूज ब्रीफिंग वहां की भाषा में हमारे सामने आएगी, तो एक अनुवादक की जरूरत वहां पड़ेगी कि उसको अनुवाद करके और अपनी बात कंप्लीट करे। इससे उसके आधार पे वह संस्थान अपना समाचार संपादकीय टीम समाचार तैयार कर सके, चाहे वो भारत में भी है। जैसे
कर्नाटक के किसी स्थानीय सांसद और विधायक की मीडिया बाइट को दिल्ली के किसी मीडिया हाउस में रिपोर्ट करना है, उसका अनुवाद करना पड़ेगा और उसके लिए अनुवादक की जरूरत होती है। अनुवाद विशुद्ध रूप से न भी हो तो अनुवाद उस स्किल की जरूरत होती है, इसलिए पत्रकार बनने में भी इस पक्ष की जरूरत पड़ती है। तो डिप्लोमा करने के बाद आप उस भाषा से जुड़े हुए न्यूज कवरेज के लिए एक बेहतर पत्रकार बन सकते हैं और पत्रकारिता के हिसाब से भी देख सकते हैं। पर्यटन के हिसाब से जैसे आगरा का ताजमहल देखने के लिए विश्व भर से लोग आते हैं और वह सब स्थानीय लोगों से, स्थानीय टिकट काउंटर पे उस स्थापत्य को समझने के लिए स्थानीय लोगों को हायर करते हैं जो कम से कम यहाँ की तो भाषा जानता ही जानता है। जैसे कोई फ्रांस से आया है तो उसको फ्रेंच की जानकारी हो, कोई रूस से आया है तो उसको रशियन की जानकारी हो। तो टूरिस्ट कंपनियों को भी ऐसे ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर की जरूरत होती है और वह रोजगार का बहुत बड़ा क्षेत्र है। विदेशी संबंध बनाने के लिए प्रायः देशों में दूतावासों की स्थापना होती है। जैसे भारत में सैकड़ों देशों के दूतावास हैं और उन दूतावासों के लक्ष्य में यह शामिल होता है कि भारत में क्या घटित हो रहा है, क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं, उस पर नजर रखा जाए। तो घटित तो यहाँ सैकड़ों भाषाओं में हो रही है, उसकी समझ रखने के लिए, उसको स्थानीयता को उनकी भाषा तक, उनकी भाषा के पक्षों तक पहुंचाने के लिए वहां जरूरत पड़ती है या समय समय पे के हिसाब से वहां वो भाषा विशेषज्ञ अनुवादक रखते हैं, जिसके आधार पे वह उस भाषा के मूल बातचीत को समझ सकें, उसके आधार पे अपनी समाज, अपनी नीति बनाने में अपनी भूमिका अदा कर सकें और अपने संबंधित देश को रिपोर्ट कर सकें। किस किस संसाधन की जरूरत होगी इस क्षेत्र में, यह जाहिर है, कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। वो भाषा आप जानते हैं, लेकिन जितना जानते हैं भाषा की कोई सीमा अंत नहीं होती है। उसमें ढेर सारे नए शब्द आते हैं और ढेर सारे नए प्रसंग आते हैं। वो आपको डोमेन स्पेसिफिक, जैसे तकनीकी अनुवाद है तो उस क्षेत्र की द्विभाषिक कोर्स आपके पास होना चाहिए। प्रोवर्बियल ग्लोसरी वह डिक्शनरी का ही एक अलग तरीका है। जैसे ढेर सारे ऐसे शब्द होंगे जो शब्द अर्थ दो भाषा में मिल भी जाएं तो उस तक पहुंचने में कठिनाई होगी। यदि जो उसका इमेज वाली डिक्शनरी मिल जाए, इसका चित्र भी वहां उपलब्ध हो, तो हम उस पूरे प्रसंग को, उस चीज को, उस शब्द विशेष तक बहुत आसानी से, बहुत गहनता से पहुंच पाएंगे। तो पिक्टोरियल ग्लोसरी भी एक जरूरी पक्ष है। पेन पेंसिल नोटबुक तो जाहिर ही है। अब उसका डिजिटल वर्जन लैपटॉप, कंप्यूटर, कुछ लोग मोबाइल पर भी कर सकते हैं। और इंटरनेट होने से आपके पास ऑनलाइन डिक्शनरी मिल जाएगी, ऑनलाइन फोटो मिल जाएंगे। तो समझने में उस भाषा के, उस प्रसंग को, लक्ष्य भाषा के प्रसंग को, स्रोत भाषा के प्रसंग को समझने में इंटरनेट के माध्यम से भी सहजता होती है। मित्रों, धन्यवाद। इतना ही मुझे कहना था। और अनुवाद के क्षेत्र में बेहतर संभावना है और करियर चुनते समय
यह आपको डिसीजन, यह निर्णय आपको खुद लेना होता है कि हम किस क्षेत्र में जाएं, क्या करें, और जिस भी क्षेत्र में जाएं उसी हिसाब से डूब के उसकी तैयारी करें। ये जो अनुवाद के क्षेत्र को चुनते हैं तो उसको उसमें डूब जाएं, इन तमाम तकनीकी पक्षों को समझें और जुड़कर काम करें। फ्रीलांस अनुवादक बन के, इंटरप्रेटर बनकर, या संस्थानिक विभिन्न सरकारी संस्थानों में जुड़कर आप अनुवादक बन सकते हैं। इनसे जुड़े हुए तमाम और तकनीकी पक्षों को समझ सकते हैं, क्योंकि आप इस क्षेत्र से जुड़ेंगे तो रोज रोज घटने वाली घटनाओं से, इस क्षेत्र में अद्यतन चीज़ों से साबका बना रहेगा और अनुवाद की प्रक्रिया को समझेंगे। और अनुवाद एक करियर के क्षेत्र के हिसाब से आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। धन्यवाद।